This is a mock interview conducted by Forum IAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent professors, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. May I come in? Please come. Come, please sit down. Thank you, ma'am. Good morning. Good morning. आपकी प्लेस ऑफ बर्थ झुंझुनू राजस्थान है? जी मैम। तो आप राजेंद्र नगर में रह रहे होंगे, लेकिन आपके डैफ में झुंझुनू तो है ना आपकी ओरिजिन? जी मैम। तो कुछ तो आपको आइडिया होगा झुंझुनू के बारे में? जी हैं? हाँ जी। तो झुंझुनू के इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? अगर एज अ टूरिस्ट मैं जाऊंगी तो क्या आप रेकमेंड करेंगे मुझे? मैं क्या क्या चीज़ देखूं? झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके अलावा क्यों प्रसिद्ध है ये? क्योंकि रानी सती के मंदिर अलग अलग जगह पे, उनमें सबसे बड़ा यही है। क्या आपके विचार से रानी सती के मंदिर होने चाहिए? जी मैम, ये इसमें काफ़ी इश्यू है, जैसे कि ये कहीं ना कहीं पे पुरानी सती प्रथा को प्रमोट करने के लिए बना है। लेकिन कब सती प्रथा कब बैन हुई थी? लास्ट एक्ट कब हुआ है? मैम एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन 1970 के अराउंड। 87। अच्छा। और क्या कहता है? पनिशमेंट क्या है इसके लिए? सॉरी मैम, नहीं पता। यदि कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको प्रमोट करता है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन और डेथ पेनल्टी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मंदिर होने चाहिए प्रमोट। इन मंदिर का एक दूसरा हिस्टोरिकल महाभारत से भी लिंक है, जिसके रानी सती नाम है ना, वो रानी सती थी कोई जिन्होंने सती की। और ब्रांचेस, मतलब ये तो बहुत ही, मैं तो नहीं इसको कंडोन कर सकती। आप ये बताइए, क्या सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस पहले होनी चाहिए और उसके मुताबिक हमें फिर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक्ट बनानी चाहिए, या फिर हमें पहले एक्ट बनाने चाहिए और उसके माध्यम से सोचें कि ठीक क्योंकि हम ये चीज़ फॉरबिड कर देंगे, किसी टाइम सोशल कॉन्शियसनेस उस पर हो जाएगी। कौन सी अप्रोच आप बेहतर समझते हैं? समझ गए ना मेरा प्रश्न? कौन सी अप्रोच आप बेहतर समझते हैं और उसके पक्ष में आप दो बिंदु कहिए। इसके अंदर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। अगर उस कानून के बिना लोगों के मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो पहले तो अज्यूम करिए कि सब नहीं है। इशू कुछ और है, ये मुद्दा पकड़िए। जी मैम, जैसे मौलिक अधिकार हनन की तो सती करने के मौलिक अधिकार है? नो मैम। तो ऐसे केस में लेजिस्लेचर पहले होना चाहिए, लेकिन कुछ सोशल रिफॉर्म जैसे कि वुमेन की मैरिज एज क्या है, ऐसे चीज़ों में, या फिर मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि किस टाइप के, मैंने आपसे एक दार्शनिक मुद्दा पूछा कि आपके व्यूज क्या हैं। पहले ये तो अज्यूम है कि नेचुरल लेजिस्लेशन अच्छा होगा, बुरी चीज़ की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, और ये अज्यूम करेंगे कि जो मैल प्रैक्टिस है उसको हटाने के लिए कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। बट उसके रहते हुए क्या चीज़ पहले होना चाहिए? आप उसके जो आप लाइन सजेस्ट करिए, उसके दो पक्ष और दो विपरीत, दोनों चीज़ बताइए। 2 पॉइंट्स फॉर, 2 पॉइंट्स अगेंस्ट, या 1 पॉइंट फॉर, 1 पॉइंट अगेंस्ट। पहले लेजिस्लेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ में अब आप बताइए क्यों? क्योंकि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट बताइए। दोनों साइड से। होना इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है, तो उनको कोई मौलिक अधिकार हनन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप कंप्यूटर साइंस, आप मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो प्रिसाइज हो आप, है ना? तो मैं आपसे ओपिनियन नहीं पूछूंगी फिर ताकि आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करके ओपिनियन देना हो। आप ये बताइए, ड्रोन्स को रेगुलेट कैसे करना चाहिए? ड्रोन्स को प्रोपोर्शनली रेगुलेट करना चाहिए।
जैसे कि कुछ एरियाज में प्रोहिबिशन होना चाहिए, कुछ एरिया में रेगुलेशन कम ज़्यादा, और इसी हिसाब से उनकी साइज क्या के ऊपर रेगुलेट होना चाहिए बताइए। जैसे कि अगर एयरपोर्ट के नज़दीक हैं या फिर कोई डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के ठीक है, सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास नहीं होना चाहिए। और बताइए उसके अलावा दूसरा साइज वाइज भी डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जैसे कि छोटी साइज के ड्रोन्स को मोबिलिटी पे छूट होनी चाहिए, जिसके कारण वो शादी हुआ या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज हो सके। उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो ड्रोन चला रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे फंक्शन करता है, क्या काम कर रहा है ड्रोन, वो मीनिंग नहीं रखता है, क्या पर्पस में यूज हो रहा है। आपने साइज बोला शादी विवाह वाला, बट पर्पस रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है। पर्पस रेगुलेशन आज के समय नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इनोवेशन हर्ट होगा। मेरे बेडरूम के बाहर कोई ड्रोन लगा के कैमरा से देखेगा, वो नहीं अलाउड है, अलाउड है। वो तो क्या हनन होगा, इनोवेशन हनन होगा उससे। वो सेंसिटिव एरियाज जो में रेगुलेशन होना चाहिए जी, बिल्कुल। वर्तमान में क्या क्या रेगुलेशन है ऑलरेडी? वर्तमान में ड्रोन रूल्स आए हुए हैं, उसके साथ डिजिटल स्काई पोर्टल है जहाँ पे सर्टिफिकेशन। क्या कंटेंट बताइए जरा। उसमें सर्टिफिकेशन की प्रोसेस बोली है ड्रोन रूल्स के अंदर। उसके साथ साथ जोन्स, 3 जोन्स में डिवाइड किया है रीजन्स को, और उसके अलावा साइज के हिसाब से क्लास। क्लास आप हिंदू कह रहे हैं वो सब ऑलरेडी है, वही है ना, आप कह रहे हैं रूल्स में ऑलरेडी है, वही आप कह रहे हैं। जो नहीं है उसके अलावा भी कुछ आप सुझाव को दे सकते हैं। अच्छे सुझाव आपने दिए, लेकिन उसके अलावा भी कोई सुझाव है? ड्रोन को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि अलग अलग सेक्टर्स में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। किस तरीके से? जैसे कि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके कारण एग्रीकल्चर हो या अलग अलग सेक्टर हो, वहाँ पे उतना यूज़ नहीं है। फैसिलिटेट कैसे, किस तरीके से? जैसे कि ड्रोन दीदी योजना लेकर आए हैं, उसी प्रकार से। क्या योजना है? इसके अंदर वुमेन एसएचजी को 15,000 ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। किसकी योजना है ये? भारत सरकार की। कितने एसएचजीज को? 15,000 एसएचजीज को, वुमेन लेड एसएचजी। अच्छा, स्पेस प्रोग्राम के बारे में आपने फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा ये। जी मैम। तो अभी हाल में 2 महीने के अंदर 3 हमारे लॉन्चेस हुए हैं। तो क्या कोई पर्पस भी है उसमें, या ये बस इसीलिए हो रहे हैं लॉन्चेस कि भाई हम अपना दिखाना चाहते हैं कि हम कितना प्रोग्रेस हमारा हो गया है? जी मैम, इस स्पेस के माध्यम से जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत डेवलप कर रहा है, और जैसे जैसे उनकी क्षमताएं बढ़ रही हैं अलग अलग आयामों में स्पेस सैटेलाइट्स। तीनों में से किसको आप सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं? मैं चंद्रयान को सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि वो चंद्रमा की सतह पर उतर रहा है, तो उसके कारण उसके अंदर यूज हुई टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई। समझे नहीं? वो तो सो गया, 14 दिन बाद उसको फिर जगना था, वो तो सो गया, कम बैक। उसका इनिशियल एम 14 दिन का ही था और डिजाइन इस हिसाब से किया गया था। तो ये था कि हमने टाइमिंग की थी पूरी कि इस टाइम पे हमें जाना है, क्योंकि हमें फिर 14 दिन मिल जाएगा और उस तब तक रिवाइव हो जाएगा उसका बैटरी जो कुछ भी, और फिर हम स्लीपी पीरियड के बाद दोबारा उसको करेंगे, है ना? सॉरी मैम, जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि पहले 14 दिन का ही एम था। अच्छा, उसके साथ साथ सेकेंडरी एम ये था कि अगर वो बाकी पीरियड को फुलफिल कर पाता है तो उसके बाद में वो सेकेंडरी एम था कि उसके बाद भी अगर रिवाइव हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या फर्क है? वर्चुअल रियलिटी पूरी की पूरी डिजिटलाइज्ड है, हमें एक अलग एनवायरनमेंट के अंदर सीमलेस ट्रांजिशन होता है, जिसके जैसे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे समझाइए। वर्चुअल रियलिटी में पूरी डिजिटल दुनिया होती है जिसके अंदर हम जाते हैं, और वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी में एक जो फिजिकल वर्ल्ड है
उसको फैसिलिटेट किया जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उदाहरण दोनों के दीजिए, एक ही चीज में 2 उदाहरण दीजिए, मतलब इसका ये होता उसमें वो होता, तब तो मैं समझ पाऊंगी। जी मैम, वर्चुअल रियलिटी के अंदर आंखों के चश्मा लगाकर एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर पूरा डिजिटलाइज्ड है, और वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो हमारे जैसे कि ये बिल्डिंग ही है, इसके अंदर हम जिस हिसाब से जा रहे हैं, कभी नीचे जाकर कभी ऊपर आकर, वो ऑनलाइन चीज़ों के द्वारा फैसिलिटेट हो, वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो ये क्या हेल्दी चीज़ है? क्योंकि बच्चे जो हैं उसी दुनिया में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में तो कभी रहते ही नहीं। हेल्दी चीज़ है या इट इज़ नॉट सो हेल्दी? जी मैम, इन टेक्नोलॉजीज के कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, और बच्चों के ऊपर इनका एक्सेसिव यूज के कारण दुष्प्रभाव भी है। चलिए, थैंक यू। चलो। तो सर, आप टेक्निकल व्यक्ति हैं, मुझे ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिविल सर्विसेज के 21 कैडर्स हैं, इसमें किस पे फ़र्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, एक सर्विस है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज और एक सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आईपीएस पे पड़ेगा या डिफेंस स्टेट सर्विस पे पड़ेगा? डिफेंस एज ए ओवरऑल सेक्टर पे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वैसे अगर इन सर्विसेज की बात की जाए तो आईपीएस के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का ही एग्जांपल लें तो ऑनलाइन एविडेंस की वैल्यू और साक्षरता, उसको प्रूव करना एआई के कारण काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ये क्लेम किया जा सकता है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। नहीं, जैसे अगर सरकार को कॉस्ट कटिंग करनी है तो आईपीएस की हायरिंग कम करेगी या डिफेंस अकाउंट सर्विस की हायरिंग कम करेगी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। डिफेंस, चलिए मूव ऑन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई कम क्यों नहीं कर पा रहा है? आरबीआई के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और उसके साथ साथ ग्रोथ को सस्टेनेबल लेवल पे मैनेज करना। तो इसके कारण कई बार प्रायोरिटीज, जैसे कोविड के जस्ट बाद में ग्रोथ को मेंटेन करना था इसके कारण। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जो ट्रांसमिशन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट के कारण होता है, वो इंडिया में कम है। नहीं, मेरा सवाल है महंगाई कम हो क्यों नहीं रही है? रिजर्व बैंक का ऑब्जेक्टिव समझ मुझे आ गया, तभी मैं रेपो रेट को मेनली कंट्रोल करता है, लेकिन बैंक में वो इंटरेस्ट रेट में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसके कारण काफी मुश्किल होती है महंगाई को कंट्रोल करना। आप राजस्थान से हैं जी। राजस्थान में पुराने किले बैंकेट हॉल के तौर पे यूज हो रहे हैं, वहाँ शादियां करवाई जा रही हैं और वो सब, तो इज इट अ गुड मॉडल? कल को कुतुब मीनार और लाल किले में अगर हम बैंकेट हॉल बना के शादी करने लग जाएं तो डोंट यू थिंक इट्स बैड फॉर आवर, हमारे पुराने किलों के लिए, विरासत के लिए अच्छी बात है ये? जी सर, जो खूब पुराने किले हैं एक टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो लगभग 100 साल पुराने टाइम पे भी बनता था। तो अगर खूब पुराने किलों में हो रहा है वो गलत है, लेकिन अगर कोई 100 साल पहले उसी किले तरीके से की बिल्डिंग में अगर मैरिज फंक्शन हो रहे हैं तो वो अलाउड होना चाहिए। ये 100 साल की इमारत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब क्राइटेरिया आप अलग कैसे कर सकते हैं कि 100 साल के तो हम कर सकते हैं और 1000 साल का नहीं करेंगे? ये इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल, वो किसी की प्रॉपर्टी ओन्ड है, तो क्योंकि 100 साल या फिर 150 साल में वहाँ पे अलग अलग किंगडम्स ने ऐसे रूल नहीं किया, एक ही व्यक्ति की जमीन है, तो उस रैशनल से शायद अलाउ कर रखा है। ये प्रॉपर्टी तो कोई किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो एक धरोहर तो पूरे समाज और देश की मानी जाएगी ना। खैर, क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या राय है आपकी? क्रिप्टो करेंसी आज के फिजिकल और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिमिटेशंस को
दूर करने के लिए सहायक है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं अनरेगुलेटेड होने के कारण। हिमांशु, कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया है। नर्वस तो नहीं है? नो। ठीक है ना? चलिए, आप झुंझुनू राजस्थान से हैं। जी हाँ। मुझे ये जानना है कि विशेषकर झुंझुनू, चूरू और सीकर वाला जो बेल्ट है, तो अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। इसके पीछे का मुझे कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों है? जी मैम, सर्दियों में यहाँ पे तापमान नेगेटिव में भी चला जाता है। इसका रीज़न एक तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी जल्दी ठंडी होती है और काफ़ी जल्दी गर्म होती है, तो रात के टाइम पे ठंडी होने के कारण, तो और इसके साथ साथ ये राजस्थान को तो ऐसे कंसीडर करते हैं कि हम लोग ये डेजर्टी एरिया है, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो फिर ऐसा कैसे, इतना वेरिएशन कैसा है कि एक तरफ बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और एक तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है? तो ऐसा क्यों है? ये वेरिएशन क्यों है टेम्परेचर? सैंडी सॉइल के कारण है। तो सैंडी सॉइल की ये प्रॉपर्टी ही है जिस हिसाब की इसकी बनावट है कि ये हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज काफ़ी जल्दी करती है। तो गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और सर्दियों में काफ़ी लो भी हो जाता है। तो क्या ये पूरे राजस्थान की स्थिति रहती है या आपके जो आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर ऐसा होता है? हमारे क्षेत्र में बाकी अलग अलग फैक्टर्स भी साथ में आ जाते हैं, इसलिए काफ़ी एक्सट्रीम होता है। लेकिन आपका क्षेत्र जो है वो राजस्थान का कौन सा पार्ट पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके। जयपुर से ऊपर की तरफ। अच्छा। तो ये वाला फैक्टर्स हर एक जगह पे ही देखा जाता है। बाकी अगर जैसलमेर, बाड़मेर जाएंगे तो वहाँ पे भी 10 डिग्री से कम टेम्परेचर आ जाता है सर्दियों में। अच्छा। और यहाँ पे एक और रीजन है क्योंकि हिमालय से, बाकी हिमालयन रीजन से काफी सटीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। हिमालयन रीजन से क्या है? जैसे कि दिल्ली से झुंझुनू लगभग 200 किलोमीटर ही है, तो दिल्ली में जो बर्फबारी का प्रभाव होता है हिमालयन रीजन में, वो प्रभाव भी शेखावाटी में पहुंचता है। और प्लस वहाँ की सोयल ऐसी है कि जो काफी जल्दी ठंडी हो जाती है। जबकि मैंने तो सुना है कि राजस्थान का प्रभाव दिल्ली में पड़ता है। ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण जो है ये राजस्थान का दिल्ली के समीप होना है। जी मैम, मैं सर्दी ज्यादा होने का कारण बता रहा था। ये तो सर्दी ज्यादा होने का कारण इधर है, और गर्मी में राजस्थान की गर्मी बाकी अलग अलग जगह पे जाती है। अच्छा अच्छा, चलिए अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल भारत और रशिया के बीच जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, क्या अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पहले से चले आ रहे थे रूस के साथ, वो अभी वैसे ही है, यथावत है, या इसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या फिर इसमें कुछ और अभी आगे इसे और बेहतर ढंग से ले जाने की संभावना, या हमें कुछ और प्रयास करने चाहिए? क्या लगता है आपको? भारत और रूस के बीच में हिस्टोरिक रिलेशंस हैं जो आज़ादी के बाद से ही काफ़ी स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है, और जैसे कि डिफेंस सेक्टर है उसमें आज भी काफ़ी लगभग 50% डिपेंडेंसी है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर के कारण हमें कहीं ना कहीं पे टाइट रोप पे चलना रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उसके कारण शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल दोनों देशों की रिलेशनशिप की बात करें तो रसिया काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टनर भारत का अभी भी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत में जो मेक इन इंडिया प्लान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में हम अब निर्माण के कार्य में लग रहे हैं और निर्माण कार्य हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है अन्य देशों के साथ, जैसे हम उनसे जो भी चीज़ें खरीदा करते थे, अब मेक इन इंडिया के तहत वो चीज़ें पहले की तुलना में कम हुई है? क्या ये एक कारण हो सकता है क्या? नो मैम, ये कारण नहीं है, नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट था, काफ़ी इंपोर्ट करते थे। तो एक हेल्दी रिलेशन दो देशों के बीच के लिए ट्रेड बैलेंस जरूरी है, और मेक इन इंडिया के अंदर कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है जिससे हम बाहर की चीज़ों पे खूब ज़्यादा कस्टम लगा रहे हों, 100%
लगा रहे हैं या उससे ज़्यादा, तो वैसा कुछ नहीं है। हम हमारे ही डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हों। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर, अभी जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं, वोकल फॉर लोकल ऑल्सो, है ना, तो क्या लगता है कि इससे कहाँ तक भारत जो है आने वाले समय में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अगर ट्रेडिशनल जिस हिसाब की अभी की ग्रोथ रेट चल रही है उस हिसाब से विकसित 2047 तक होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो लोकल फॉर वोकल है या आत्मनिर्भर भारत है वो भारत के अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल को इन्हेंस करने का एक स्टेप है। तो उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है जिससे हम ग्लोबली डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई भी आर्ट फॉर्म है, ट्राइबल आर्ट हो या फिर, उसको हम नेशनल ब्रांडिंग या इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल स्कोप है ऐसी चीज़ों से, और जिसको स्टार्टअप्स भी यूज करके न्यू बिजनेस मॉडल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। स्टार्टअप पे एक प्रश्न रहेगा आपसे मेरा कि ये बबल बस्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, इस विशेषकर स्टार्टअप में एडटेक जो है, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार? ट्रेडिशनली स्टार्टअप को इसी प्रकार से देखा गया है कि वो कुछ नया इनोवेशन और क्रिएशन करते हैं, तो ये एजम्पशन ही है कि 10 में से एक स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होगा, बाकी कहीं ना कहीं पे फेल होंगे। अभी वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है स्टार्टअप की? स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd लार्जेस्ट है अभी। हेलो हिमांशु, अच्छा, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी है? जी सर। आप बताएंगे रूरल एरिया या अर्बन एरिया की डेफिनेशन है कुछ स्टैंडर्ड? किस क्षेत्र को हम ग्रामीण कहेंगे, किसको हम अर्बन कहेंगे? ये सेंसस के अंदर डेफिनेशन है लेकिन एग्जैक्ट आइडिया। अच्छा, चलिए एक सेंसस के थ्रू है, और भी कोई डेफिनेशन है? स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन पता है आपको? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, चलिए ये बताइए, इंटरनेट का ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? इंटरनेट से डिजिटल सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हैं, जैसे कि सरकारी सर्विसेज हों या फिर प्राइवेट सर्विसेज हों। सरकारी में जनधन योजना जैसी सर्विसेज अभी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हैं। उसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से जो गांव में लोकल प्रोडक्शन हो रहा था वो भी मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम से इंटीग्रेट हुआ है। जैसे थोड़ा इसमें बताएंगे? जैसे कि फ्लिपकार्ट MSMEs के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है जिनके थ्रू वो चीजें सेल कर सकें। पर MSMEs गांव में रहती हैं? MSME काफी सारी गांव में रहती हैं। उसके अलावा वुमेन SHGs भी काफी सारी। अच्छा, SHGs भी कनेक्ट हुए हैं इससे, जैसे फ्लिपकार्ट आपने नाम बताया, तो फ्लिपकार्ट लेता है उनके, या अगर किसी ने प्रोडक्ट बनाया है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो डिस्प्ले होता है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे? फ्लिपकार्ट ने अभी नया प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर ये सब चीज़ें अवेलेबल, मतलब कि ऐसी ही चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। कुछ और है, ऐसे अगर ही मैं सर्च करना चाहूँ कर सकता हूँ? अगर मान लीजिए कुछ है उसका कीवर्ड या स्कीम का नाम, अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाऊँ मैं उसको खोज सकता हूँ वहाँ जाके? फ्लिपकार्ट MSME के नाम। अच्छा, फ्लिपकार्ट MSME अलग ही पोर्टल है। अच्छा, अलग पोर्टल है, नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है? उसके अलावा जैसे स्विगी है वो भी प्रमोट करता है। स्विगी गांव में आता है? स्विगी से जैसे कि अलग अलग रीजन्स, इंस्टामार्ट जैसे चीज़ों से। क्रिएटर इकोनॉमी सुना है नाम आपने? क्रिएटर इकोनॉमी कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो वो गांव में उसका फर्क पड़ा है कुछ? गांव में भी लोग कुछ इसमें भागीदारी ले पा रहे हैं? जी सर, अभी गांव से कंटेंट क्रिएट होकर सोशल मीडिया पे। इसका सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक तौर पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है गांव में, अगर उनका जीवन देखा जाए उनका? दोनों ही तरीकों से प्रभाव हुआ है कि
ग्रामीण जो कल्चर है वो वहाँ पर शोकेस भी हो रहा है, और दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म से गाँव में पहुँच रहा है। तो ये आप इसको पॉजिटिव मानते हैं या इसके कुछ नेगेटिव भी हैं? टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। ओके। अच्छा, आपने फ्लिपकार्ट की बात करी थी। भारत सरकार ने एक ONDC लॉन्च किया था, क्या स्टेटस है अभी उसका, मुझे बता सकते हैं ONDC क्या है और उसका क्या फ़ायदा होगा? ONDC प्लेटफॉर्म पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और अभी क्या आज के स्टेटस है टाइम उसका? पे मैं अगर कुछ लेना चाहूँ तो ONDC कोई ऐसी ऐप है ONDC की जहाँ मैं जाके खरीद सकूँ? जैसे कि पेटीएम के अंदर ONDC का फीचर है जहाँ से हम खरीद सकते हैं, और डेडिकेटेड ऐप का सर मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन पेटीएम के थ्रू डेफिनेटली हम खरीद सकते हैं। पेटीएम के थ्रू है तो फिर बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं पेटीएम जैसे, तो उन्होंने लॉन्च नहीं किया है या उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया है ONDC से, तो ONDC से जाके मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ? जी सर, ONDC आज के टाइम पे एक्टिव तो डिलीवरी कौन करता है फिर? सॉरी सर, डिलीवरी मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता। अच्छा, ठीक है। आपकी रुचि काइट फ्लाइंग में भी है। काइट एक्सपेरिमेंट सुना है आपने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ है अंदाज़ा आपको? सॉरी सर। ओके, थैंक यू। ऑल राइट हिमांशु, मेरी तरफ से।